जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर आरआरबी ग्रुप डी का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जिस साइंस क्वेश्चंस, करंट अफेयर और जीके का जो एक मिश्रण है हम उसे लेकर आए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। महत्वपूर्ण है, अंत तक जुड़े रहिएगा तभी इसका लाभ मिल पाएगा। और हाँ, वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे बिफोर बहुत सारे स्टैटिक जीके और रेलवे संबंधी जो जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। चेकआउट कीजिए एक बार, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्री पीडीएफ के नाम से। तो बिल्कुल, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, लाइक शेयर जरूर ठोक के जाइएगा, कर भला हो भला। हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख सकते हैं, हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 है। ऑलरेडी 1 to 4 आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में यहीं से देख लेते हैं। देखिए, वस्तु ए विरामावस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है और दूसरी वस्तु बी प्रारंभिक वेग से चलती है और उसका त्वरण ए से अधिक है। माने पहले वाले से दूसरे का जो है उसका त्वरण अधिक है, और ए बी का जो वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ पूछा गया। तो वेग और समय ग्राफ जब पूछा जाएगा तो देखिए, ए विरामावस्था से चलती है और मूल बिंदु से शुरू होने वाली सरल रेखा है, और बी का कोई आरंभिक वेग नहीं है और इसीलिए वाई अक्ष पर ही शुरू होगा। यहाँ पे ये वाई अक्ष का इसका चालू होगा। देखिए, पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल ही गलत है। देख ही रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, वाई अक्ष का क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को ये दोनों विराम। अब बी को और ऑप्शन देखिएगा, देखिए समांतर रूप से देख रहे नहीं हो रहा, कहीं कहीं इस पर ये टच हो जाएंगे और सेम प्रकार ये भी नहीं होने वाला है। पूछे विरामावस्था चला लेकिन बी का कोई प्रारंभिक वेग ही नहीं है, तो आप समझ ही सकते हैं। तब ले दीजिए, देखिए बी का प्रारंभिक वेग ये मिल चुका है, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ये विरामावस्था चलती है, 0 से चलता है और इसका कोई वेग ही नहीं था। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 का। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं अच्छा से, क्योंकि वो ग्राफ वाला था तो इसीलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभोक्त ऊर्जा यूनिट बताना है। और आपके पास यहाँ पी दिया हुआ है, और पी हमारे पास कितना है तो 100 वाट। डब्लू दिया, पी दिया हुआ है हमारे पास, शक्ति दी हुई है वाट की होती है। और आपको पी बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, पहले W/T, और आपको यहाँ पी दिया हुआ है। तो अगर किलो वाट में करिएगा तो 0.1 किलो वाट आएगा, 1000 से भाग देने पर किलो वाट हो जाता है। ठीक है, और पूछा गया है यूनिट ना, तो इसलिए बाद में भी दे सकते हैं और शुरू में भी आप दे सकते हैं। तो 0.1 और समय आपको दिया हुआ है 5 घंटा। घंटा को है तो आपको P/W/T है, और आपको पूछा गया है किलो वाट। हाँ, तो W/PT पावर यहाँ दिया है, दोनों गुना फल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको W तो पूछा गया है। तो 0.1 गुने 5, तो आपको हो जाएगा 5 एकम 5 0.1, तो 0.5। देखिए सी तो आपका करेक्ट हो गया, समझ गए। चलिए 3 नंबर पर आ जाइए। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्न में से कौन है, सो पूछा गया है। तो आप गौर से यहाँ देखिएगा, शुद्ध नाभिकीय रासायनिक जो लिखा है आप गौर से देखिए, चारों ऑप्शंस को आप लोग देख सकते हैं। 2H1 का दोनों का संयोग हुआ है तो 3 2H हीलियम बन रहा है, 1 न्यूट्रॉन, और साथ में इतना मेगावाट एनर्जी भी निकल रहा है। आप गौर से देखिए यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है देखने से, नाभिकीय संलयन में 2 ड्यूट्रॉन जो होते हैं 2H1 जो होते हैं मिलकर हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं, तो 3 2H हो जाएगा। तो इसका करेक्ट 1 होगा। देखिए 2 मिलेगा ना, ये यहाँ 2 मिल रहा है, ये तो गलत, ये वाला दिख रहा है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलेंगे। 4, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है। निम्न में से कौन यौगिक नहीं है, क्लोरीन गैस, पोटेशियम क्लोराइड, लौह सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन यौगिक नहीं है, क्लोरीन गैस क्या है, यौगिक है, एक तत्व है। क्लोरीन गैस क्या है, एक तत्व है, ये यौगिक नहीं है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे होंगे सीधा सीधी। अगला क्वेश्चन 5 भी देख लीजिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। अब इसको कह सकते हैं 2 8
और 7 इसमें ले सकते हैं। 2 8 8 18 18 32 होता है, सबको मालूम है। तो 2 8 7 कहाँ है? 4 नंबर ऑप्शन पर। 17 नंबर क्लोरीन को भी ध्यान रखिए और ये 17 करेक्ट। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अन्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो अन्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ये माध्यम अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और सभी विकल्प सही। चारों ऑप्शन आपने सुन देखा। तो अन्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होगी? तो आपको क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होगी। 2 इधर करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। अगला क्वेश्चन 7, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो विद्युत अपघटन के नियम का जो प्रतिपादन किया गया था किनके द्वारा? तो माइकल फैराडे के द्वारा। माइकल फैराडे के द्वारा 1834 में प्रकाशित विद्युत अपघटन शोध पर आधारित विद्युत अपघटन के नियमों का मात्रात्मक संबंध है। उनका नियम इलेक्ट्रोड में निक्षेपित विद्युत और आयनों के मध्य मात्रात्मक संबंध को परिभाषित करता है और उनकी व्याख्या भी करता है। तो माइकल फैराडे, विद्युत अपघटन। अगला क्वेश्चन 8, प्रकाश की गति पूछा गया है। प्रकाश की गति किस में अधिकतम होती है? सबको मालूम है प्रकाश की गति आपको निर्वात में अधिकतम होती है। निर्वात जो वैकेंट है, और प्रकाश की गति कितना होती है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है, सबको भी मालूम है। और निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसमें दृश्य प्रकाश शामिल है उसी तेजी से गति भी करती है, और सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाश की गति पर ही आधारित हो जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या पूछती है। अब 54 ग्राम जल है, 54 ग्राम जल है, तो जल का एक अणु का भार कितना होता है? 18 ग्राम। 16 2 18 होता है ना, H2O। ऑक्सीजन का 16, इसका 2, एक हाइड्रोजन के 2 तो 18 हुआ। समझ गए? तो ये 18 होता है। 1 ग्राम अणु, जल के ग्राम अणु का ग्राम 18 ग्राम होता है। तो अणुओं की अभिष्ट संख्या क्या होती है? दिया हुआ बट्टा एवोगाड्रो बट्टा सिर्फ जल का अनुमान। तो दिया हुआ कितना है? 54, इसका 18, और एवोगाड्रो संख्या क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आएगा आपका आंसर आएगा। इसी में से भाग दीजिए तो कितना आता है? 18 आ जाएगा। 18 दशमलव, इसको गुना भाग पूरा कीजिएगा तो ये 18 वाली बी द करेक्ट आ जाएगा। समझ गए हो? बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व के पिंड की संख्या 24 एवं न्यूट्रॉन की संख्या 12 है? तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? दीजिए। पिंड की संख्या मैंने परमाणु संख्या आपको दिया हुआ है 24, और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 12। तो प्रोटॉन की संख्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो सीधा सीधी होती है, जानवे करते हैं। पिंड की संख्या प्रोटॉन की प्लस मैंने जो तो टोटल होता है द्रव्यमान की संख्या कह सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ आपको पूछा गया है, तो कुल दिया हुआ है पिंड का टोटल, तो 24 में से 12 घट जाएगा तो 12 हटेगा, यही 12 होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो यही हमारा 12 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है क्या कहलाता है? वे सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों को एकदम बदल ही देगा। अब बदल देगा तो कौन बदल? अपघटक। अपघटक क्या करता है? बदल देता है। बिल्कुल करेक्ट है। अगला, एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ से गुजरने वाली किरण के पथ निर्धारित किया और उससे 3 कोण जैसे θ1, θ2 और θt कोणों का मान ज्ञात किया। निम्नलिखित में से कौन माप सही है? पूछा, एक विद्यार्थी ने कांच के दौरान इस तरह का खंडन किया है। अब इसमें तो फोटो दिया हुआ है, यहाँ पर इसका फोटो θ1 θ2 दिया हुई है। अब पूछा गया है कौन? अपतित किरण और क्या जो समांतर हो रहा है θ1 θ2 और θ2 से निकलते टकरा रहा है, यहाँ से निकल रहा है फिर यहाँ से निकल रहा है। अच्छा देखिए, θ1 का जो मान है θ2 किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ गया है, सघन से विरल में जा रहा है मतलब डीप से स्लो में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुका है कि मुड़ा है। और आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है,
बिल्कुल सही है। तो इसका जो थीटा का वैल्यू होगा θ1 लेस देन θ2, लेकिन θ1 θ3 के बराबर होगा। तो बी और इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर, 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किग्रा के एक पिंड की लगकर उसकी गति को 8 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किग्रा के एक पिंड के लगा दिया जाता है। तो उसको पूछ दिया गया है। तो किया गया कार्य बराबर होता है, गति ऊर्जा के बराबर भी कह सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और हम यहाँ हाफ ले लीजिए और m का मान है 5 और v का स्क्वायर हो जाएगा 8, 4 5 का 20। तो यहाँ पर 2 है, 10 न्यूटन का भी दिया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर बट्टा प्रारंभिक निकालिएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू होगा यहाँ पर, सॉरी वी का पूरा वैल्यू। तो 10 नहीं 18, हाँ a + b × 18 दूनी 36, 36 18 5 90 जूल जो होगा ये करेक्ट होगा। नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे फिर से। अगला, जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है? तो जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है? तो जंतु शरीर में जो रुधिर बैंक है ये प्रकार का तिल्ली है, तिल्ली का कार्य कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंधकमल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होगा? तो इसको एकदम हाई टेम्परेचर पर गर्म करिएगा तो आपको एथीन प्राप्त होगा, एथीन, ध्यान रखिएगा, एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लंबाई L और अनुप्रस्थ A के तांबे के एक तार को I V गुणवत्ताओं के आरेख में दर्शाया गया है। तो वक्र की ढाल पूछ दिया है, लंबाई वाला। तो वक्र का ढाल यहाँ देख लीजिए, I V और वक्र का ढाल पूछ दिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना ये 4 नंबर, कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए। वक्र का जो ढाल होगा कम होगा लेकिन तार की लंबाई को बढ़ा दीजिएगा तब, ठीक है। क्योंकि आई भी का जो गुणवत्ता ढाल पूछा गया, क्योंकि I बट्टा V = R होता है और इसको हम 1 और V और 1/R करेंगे तो उलट के ऊपर चला गया तो 1/R के बराबर। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ढाल घटती है, ध्यान रखिएगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन ढाल घटेगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, धातु E का इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 3 मतलब 13 है। तो इस पृथ्वी पर में ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है और जस्ता से यह अधिक अभिक्रियाशील है। धातु E कौन सा? 13 नंबर में पूछ दिया। 2 8 8 13 होगा, एल्युमिनियम हो जाता है 13, तो बॉक्साइड हो जाएगा, एल्युमिनियम का यस हो जाएगा, 13 नंबर एल्युमिनियम होता है। चलिए अगला, केवल नर मेढक ही टटराते हैं क्योंकि, जब तक नर मेढक ही टटराते क्योंकि मादा मेढकों में वाक कोष नहीं होते हैं। मध्य मेढक टें टें करता है क्योंकि वाक कोष मादा मेढक में नहीं होता है। नर मेढक में आवाज़ उत्पन्न करने वाला वाक कोष होता है जबकि वो मादा वाला में नहीं होगा, सीधा सीधी, इसीलिए टटराया गया। अगला 19, 2 बिलियन A और B का pH मान 4 और 7 है। दोनों बिलियनों में H आयन का साधारण क्या है? अब देखिए 4 और 7 दिया, दोनों अलग अलग बिलियन है। और H+ आयन की अगर हम जो फार्मूला से बात करते हैं, बिलियन का जो होता है, बिलियन A में हमारा 4 है, pH स्केल है। अब तो आप इसको 4 कीजिएगा तो 10 पावर पर मिलियन में करिएगा तो 10 पावर -4 हो जाएगा ये pH वैल्यू का। और 7 का 10 पावर -7 है। तो बिलियन A में H+ का साधारण और बिलियन B में H+ है। तो 10 पावर -4 बटा 10 पावर -7 तो 10 पावर 3, बात खत्म। और 10 पावर 3 मतलब 1000, B इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन होता है? डायस्टेज स्टार्च का पाचन, डायस्टेज एंजाइम का पाचन लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज में और फिर डेक्ट्रोज को तोड़ देता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का ही पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21, हमारे शरीर की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमारे शरीर की ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगा। कार्बोहाइड्रेट 75 से 70% कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा ही प्राप्त कराता है। 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लूकोज 4.2, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कीटभक्षी पूछा है कि इनमें से कौन सा पादप नहीं है। देखिए नेफ्थेली जो घटपर्णी है, ये है नेफ्थेलिन तो है ही घटपर्णी। और देख लीजिए ऑप्शन में थे, हाँ न्यूट्रिकोबुलेरिया ये भी बिल्कुल है, न्यूट्रोकोबुलेरिया ये भी है, ड्रोसेरा ये भी है घर। और साथ में आपका
एस्कुट्टा, ई नहीं है, तो हमारा यही सही होगा, ई नहीं था। फिर से बताते कीट भक्षी पादप में, ठीक है, एल्ड्रोबांडा, वाक फोमेरा, ब्रोशिनिया, कैक्टोपिसस, डाइनुया, ठीक है, ड्रोसेजा, जियनेलिसिया, हेलीम फोरा और नेफ्थेलीज घटपनी जिसको बोलते हैं, फिलकोसिया और रोडीड्यूला, सारासोनिया और यूट्रिकुलेरिया, ये सब क्या है, घटपर्णी है, आई मीन मांसाहारी टाइप में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के परिलक्षित अवशेष जो मृदाओं में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं क्या कहलाते हैं? छाप के रूप में रह जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है 24, 20 वाट के अनुमातक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि 2 सेकेंड के लिए चालू रखा जाता है? तो अब आपको यहाँ वाट दिया हुआ है, 20 वाट का दिया हुआ है, ठीक है, 20 वाट का यहाँ पर आपको बना कर दे ही दिया गया है। तो हम लोग P बराबर बनते हैं, P बराबर V इंटू क्यू बाई टी, पहला समीकरण धारा I बराबर Q बराबर आई टी भी होता है। तब इससे अब निकालिएगा तो P पर भरमूल इसका हम बात बता देते हैं, निकाल 40 हो जाएगा, इसका आंसर ध्यान रखिएगा 40। और ये देखिए साइंस का बोला अंतिम, जब कंपन स्वत्रित द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? तो यह होता है प्रणोदित कंपन के द्वारा, प्रणोदित कंपन के द्वारा। चलिए अब हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस और साथ में करंट अफेयर वाले में सीरीज पे। तो देखिए वो आपको हमको लास्ट में मिलेगा, मैथ रीजनिंग का हम लोग अगले से अलग से वीडियो को बनाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे मैथ रीजनिंग का अपलोड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर देखिए। चलिए पहला, फिर इसमें 81 नंबर, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु डैश को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में है? तो सबको माने चैलेंजर करत बोलते हैं, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच, चैलेंजर गए तो या मेरियाना ट्रेंच सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। चैलेंजर डीप बी होता है 11,033 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये ठीक है, स्वार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात स्वार ऐप। तो कौन सा ऐप था? तो स्वार ऐप, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वार ऐप, स्वार ऐप। अगला क्वेश्चन 83, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन, मध्य भारत में जो उभरा था सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सतनामी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, सनातनी आंदोलन, सतनामी आंदोलन। और इसकी संस्थापना किसने किया था? तो गुरु घासीदास ने किया था, ठीक है, चमड़े के काम करने वाले कामगारों के लिए था, ठीक, मध्य भारत में चालू की गई थी। और चमड़ा श्रमिकों के सामाजिक स्थिति को सुधार के लिए था सतनामी आंदोलन, समझ गए। अगला 84, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये 1773 के विनिमय अधिनियम था, चार्टर एक्ट, 1773 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। और उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 का। और सर्वप्रथम कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना की प्रशस्त हुआ था, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज 74 में लगले हो गया था। और इसके जो थे पहले, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करिएगा कलकत्ता के, तो सर एलिजा एम्पे थे, और साथ में एक और 3 अन्य थे, सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश भी रहे थे। अलग अलग बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंट इसमें भी सबका भी फैल गया, इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक डैश लेखक, फेयरनेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किरण बेदी है, फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कितना वितरित किया, कितना रुपया दिया है? तो इसका रुपया था 81,889 करोड़ रुपया दिया था वित्त वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप के एक अभिन्न अंग है? तो कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग है? तो ये अंग कौन हो जाएगा? तो गुंबद, गुंबद हो जाएगा इसका अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं, इधर भी है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री पूछा गया है, अनुप्रिया पटेल के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में 550 बिलियन डॉलर के मूल्य के साथ वैश्विक दवा उद्योग में भारत का स्थान कितना है? तो दवा उद्योग की अगर बात करिएगा इसमें,
तो इसमें आपका होता है तीसरा, दवा उद्योग में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नवाशी निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि को धारण किया था? तो महाराज अधिराज की भव्य उपाधि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? तो तुलसी गौड़ा 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? तो पर्यानाविद थे, पर्यानाविद तुलसी गौड़ा। ध्यान रखिएगा, पर्यानाविद कौन थे? तो तुलसी गौड़ा जी थे। अगला क्वेश्चन की बात करिएगा, 91 नंबर, लाहो कहाँ का नृत्य है? लाहो कहाँ का नृत्य है? सबको मालूम है लाहो कहाँ का लोक नृत्य है? तो मिस बिल्कुल मेघालय, लाहो मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है। लाहो या वांगला, ये सब क्या है? मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 92, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की अगर बात होगा तो 26 जो है धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 26 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करिएगा, भारतीय स्टेट बैंक सेबी के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रबंध निर्देशक के रूप में सेबी की अगर बात करिएगा राम मनोहर राव अमारा जो है ये भारतीय सेबी प्रबंध निर्देशक बने हैं, ठीक है। इसमें 4 अन्य प्रबंध निर्देशक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 94, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का गठन की शक्ति किसके पास है? तो राज्य में विधान शक्ति संसद के पास है, बिल्कुल सही है, ये काम संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, कौन सा ये कथन सही है? तो आपदा प्रबंधन विधेयक में लोक संशोधन पारित संबंधित कथन पूछा है, कौन सा सही है? तो यह देख लीजिए कौन सा इधर सही है, ऊपर में आते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित होता है, सो पूछा गया है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है। और इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे हितधारक के बीच स्पष्ट और विवरण करना चाहिए। तो दूसरा गलत हो जाएगा, एक सही दूसरा गलत है। दोनों सही हो जाएगा, दूसरा भी अभिसरण होगा, दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना वर्ष डैश में शुरू हुई? स्वर्ण जयंती स्वराज ग्राम योजना की बात करिएगा तो यह आपको 99, स्वर्ण जयंती स्वराज योजना 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान और किस कंपनी के विलय ने घोषणा की है कि अगस्त 2026 तक पूरा होगा? निशान और किस कंपनी के साथ विलय हो रहा है? तो ठीक है, ये आपका होंडा और निशान दोनों एक दूसरे में विलय कर रहा है, ध्यान रखिएगा, 26 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, इसका कारण भी क्या है भैया? तो इसका कारण मुख्य रूप से ये होती है कि भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी हो जाती है और इसीलिए यहाँ से उधर की ओर चलती है, बिल्कुल करेक्ट है। ठंडी, धीमी गति से ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस प्रकार का, किस राज्य का है? कथकली केरल, सबको मालूम है, कथकली केरल का लोक नृत्य है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार किसको मिला? तानसेन सम्मान की बात करिएगा तब स्वप्न चौधरी को, पंडित स्वप्न चौधरी को तानसेन पुरस्कार मिला है। तो बस इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद।